कक्षा 10 में अपने जो सीधी पुस्तक है भाग 2, उसमें जयशंकर प्रसाद की एक कविता है आत्मकथ्य। कौन सी? आत्मकथ्य, जो मुंशी प्रेमचंद के संपादकत्व में एक पत्रिका निकलती थी, एक जिसका नाम है अंश पत्रिका, और उसमें 1932 में एक पत्रिका का विशेषांक था जिसमें ये कविता प्रकाशित हुई। तो आपको ये ध्यान रखना है पहले तो कि आत्मकथ्य के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। शंकर आत्मा के लेखक, ऐसे ध्यान रखना, जयशंकर प्रसाद। और ध्यान रखना है कि ये आत्मकथ्य कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? हंस पत्रिका। किसमें? तो आपको ध्यान रखना है कि शंकर आत्मा में ही हंसते रहते हैं। शंकर आत्मकथ्य यानी कि आत्मा में ही हंसते रहते हैं, और ये 1932 में प्रकाशित हुई। ठीक है, यानी कि जयशंकर प्रसाद जब लेखक थे उस समय हंस पत्रिका का विशेषांक प्रकाशित किया जा रहा था प्रेमचंद के नेतृत्व में। प्रेमचंद उनके संपादक थे। तो कहा गया कि जो भी लेखक है वो अपनी आत्मकथाएं लिख के इसमें प्रकाशित करवाएं। तो उसी समय जब ये आत्मकथा का विशेषांक प्रकाशित हो रहा था अंश पत्रिका में, तो जयशंकर प्रसाद के मित्रों ने जयशंकर प्रसाद से भी आग्रह किया कि आप भी अपनी आत्मकथा लिखिए। लेकिन उन्होंने कहा भाई मेरे जीवन में ऐसे कोई महान कार्य हुए नहीं, मैं तो एक सामान्य प्राणी हूं, मैं मेरी आत्मकथा क्या लिखूंगा। हाँ, मेरे ऐसा कुछ विशेष बात होती तो मैं लिखूंगा, वरना उसको पढ़कर तुम करोगे कि आप उसमें कुछ ऐसी चीज है नहीं जो मैं लिखूं। तो इस ऊहापोह में ही, इस तर्क में ही आपस में जो ये वार्तालाप हुआ कि क्यों लिखूं, कैसे लिखूं, क्या लिखूं, नहीं लिखूं मैं तो वो करके लिखो, तो इस तर्क से ही एक कविता निकली उनके मन से, उसका नाम था आत्मकथ्य। उसी का नाम क्या था? आत्मकथ्य। तो आप देखिए इसकी व्याख्या करते हैं, हम इसको पढ़ते हैं, शुरू करते हैं इसका वाचन। पहली लाइन इसके मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो आज घनी। मधुप किसे कहते हैं? भंवरे। मधुप यानी भंवरा। कि यहाँ पर जयशंकर प्रसाद इसमें अपने कवि, इनका यानी कि अपने कवि जीवन के यथार्थ एवं अभाव की बात कही जा रही है। यानी कि जयशंकर प्रसाद के जो व्यक्ति, कह सकते हैं कि सामान्य व्यक्ति के जीवन में जो यथार्थ है, या जयशंकर प्रसाद के जीवन में जो यथार्थ है, जो सत्य है, और उनके जीवन में जो अभाव है, उसकी बात यहाँ पर कही जा रही है। और वो इसके माध्यम से अपने जीवन की दुर्बलताओं को लोगों तक, लोग यानी कि अपने जीवन की दुर्बलताओं को जानने के जो इच्छुक हैं लोग, यानी कि वो कहते हैं तुम्हारी आत्मकथा लिखो, यानी कि वो क्या चाहते हैं? वो कवि के जीवन की दुर्बलताओं यानी कि कमियों को जानने के इच्छुक हैं। उन लोगों पर इन्होंने इस पहले पद के माध्यम से, पहले दो पंक्तियों के माध्यम से उन लोगों पर इन्होंने कटाक्ष किया है कि वो लोग कुछ नहीं चाहते, बस वो यही चाहते हैं कि इसके जीवन में क्या क्या दुर्बलता है, क्या क्या कमियां थी इसके जीवन की, उनको जानने के जो इच्छुक है, और वो मुझसे कह रहे हैं कि अपनी आत्मकथा लिखो। तो उन लोगों पर इन्होंने पहली दो पंक्तियों के माध्यम से कटाक्ष किया है, और अपने इसके माध्यम से इन्होंने अपने जीवन के यथार्थ और अपने जीवन के अभाव को भी इसमें प्रकट किया है। वो कहते हैं कि मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो आज घनी। कि मधु यानी कि भौरा, गुनगुनाकर यानी कि गुनगुन करके, यानी कि कौन कह जाता कौन कहानी अपनी, यानी कि वो पता नहीं अपनी कौन सी कहानी कह जाता है। कभी इस पुल पे बैठता है, कभी उस पुल पे बैठता है, यानी कि एक जगह पर वो स्थिर नहीं रहता है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो आज घनी, और आज देखो कितनी पत्तियां मुरझाकर गिर रही हैं, बहुत सारी। घनी यानी कि बहुत ज्यादा, घनी यानी बहुत ज्यादा पत्तियां पेड़ों से मुरझाकर गिर रही हैं। यानी कि इस जीवन में, अब इसका दूसरा अर्थ देखिए कि इस जीवन का यथार्थ सत्य यह है कि रोज पता नहीं जिस प्रकार मधु गुनगुनाकर अपनी कहानी कहता है, उसी प्रकार न जाने लाखों लोग इस दुनिया में जो गुनगुनाकर अपनी कहानियां कह देते हैं। और ये जीवन का यथार्थ सत्य है कि मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो आज घनी। रोज पता नहीं कितने साहित्यकार मरते हैं, न जाने कितने लोग जन्म लेते हैं, उनकी भी तो कथाएं हैं। तो मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी अपनी की, कौन सा मधुप, कौन सा कवि अपनी गुनगुनाकर कहानी कह जाए। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो आज घनी, और घनी यानी कि बहुत ज्यादा देखो पत्तियां मुरझाकर गिरी, यानी कि कई लोग रोज नए नए लेखक बनते रहते हैं, नए नए कवि बनते रहते हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। गंभीर यानी गहरा, अनंत नीलिमा यानी कि अंतहीन विस्तार वाला नीला आकाश कह सकते हैं, और जीवन इतिहास यानी कि जीवन की कहानी, और व्यंग्य मलिन, व्यंग्य मलिन यानी कि खराब ढंग से निंदा करना। व्यंग्य मलिन यानी कि खराब ढंग से निंदा करना। इसका अर्थ देखिए आप कि इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास,
कि इस अंतहीन विस्तार वाले नीले आकाश में असंख्य जीवन या असंख्य लोगों के जीवन की कहानियां हैं। कई सारे लोगों की कथाएं हैं इस संसार में। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। और ये जो लोग अपनी आत्मकथाएं लिखते हैं, इनमें से कई लोग वो अपना खुद का ही व्यंग्य मलिन उपहास यानी कि अपनी आत्मकथाएं खराब ढंग से निंदा करना, अपनी स्वयं की एक तरह से वो निंदा करके उपहास के पात्र बनते रहते हैं। अगर मैं भी अपनी कमजोरी दुर्बलताओं को बताऊंगा तो लोग उसका उपहास बनाएंगे, क्योंकि ये जमाना ऐसा ही है। किसी के दुख से उससे हमदर्दी नहीं जताते, उसका उपहास करते हैं। अगर कोई व्यक्ति सत्य बोलता है यार मुझ में ये है, मेरी दिक्कत आ गई, तो उसका उपहास करते हैं, उसकी मजाक उड़ाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। कई लोग लिखते हैं आत्मकथाएं। अनंत नीले नीले आकाश जैसा ये संसार है जिसमें कई असंख्य यानी कई लोगों की जीवन की कहानियां हैं, और वो अपनी कहानियां यानी अपनी आत्मकथाएं लिखते रहते हैं, और वह करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास, और वो अपना खुद का व्यंग्य यानी कि एक तरह से खुद का उपहास करवाते रहते हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। गागर रीति मतलब ऐसा मन जिसमें कोई भाव नहीं हो। यानी कि इतने लोगों की आत्मकथाएं सुन रहे हैं लोग और उनका उपहास कर रहे हैं, यानी कि उनकी मजाक उड़ा रहे हैं। तब भी कहते हो, फिर भी तुम कहते हो कि कर डालूं दुर्बलता अपनी, कि फिर भी मेरे अपने जीवन में जो दुर्बलताएं हैं, जो मेरे जीवन की जो कमियां थी, जो गुजर चुकी है, जो बीत चुकी है, तभी तुम कहते हो मैं उनको कर डालूं। जबकि आपको पता है कि कई लोगों ने कही है, लोगों ने उनका मजाक उड़ाया है, तो आप फिर भी ये कहते हो मुझसे, दोस्तों से करेंगे मित्रों, फिर भी आप मुझसे कहते हो कि मैं अपने जीवन की दुर्बलताओं को कर डालूं। नहीं, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे ये गागर रीति, कि मित्रों मैं लिख दूंगा तो तुम उसे सुनकर क्या सुख पाओगे। अगर तुम उसे सुनोगे ना, पढ़ोगे ना, तो वो गागर रीति मिलेगी आपको, यानी उसमें कोई मुख्य भाव है ही नहीं। यानी कहा ना कि गागर रीति यानी ऐसा मन जिसमें कोई भाव नहीं, ऐसा उसमें कोई ऐसा भाव, कोई कथ्य, ऐसा कोई विशेष घटना है नहीं जिसे तुम सुनकर सुख पाओगे। तुम्हें लगेगा कि क्यों फालतू में लिख, इसलिए मैं इसको लिख ही नहीं रहा हूं। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। लेकिन ऐसा न हो जाए कि तुम ही, ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, यानी कि उसमें से जो भाव, उसमें कोई भाव ही नहीं होंगे, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम ही इन भावों को कम करने वाले तो नहीं हो, यानी कि उनको खाली करने वाले तो नहीं हो। मेरा रस ले अपने भरने वाले, और मेरी आत्मकथा या मेरे जीवन के जो अच्छे भाव या अच्छे समय थे, अच्छा समय था, उससे रस लेकर अपने अपने सुख का जो घड़ा है, अपने जीवन का सुख का जो घड़ा है, उसको भरने वाले अपने आप को न समझने लगता हो तुम। कि कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, कि ऐसा न हो कि लिख दो उसके बाद आप तुम ही समझो कि हमने इसे क्यों लिखवाया, इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो अपने आप को तुम मेरी गागर को खाली करने वाले न समझ लेना, और मेरा रस ले अपनी भरने वाले, और मेरे इसमें जो रस था उसको लेकर अपने सुखपूर्ण जीवन को भरने वाले अपने आप को समझने लग जाओ तुम कहीं। यह विडंबना अरि सरल से तेरी हंसी उड़ाओ में, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाओ। अब यहाँ पर वो अपनी प्रिया को याद करते हुए कर कि यह विडंबना, यह दुर्भाग्य है, अरि सरलते, कि हे सरलते यानी कि हे प्रिय, तेरी हंसी उड़ाओ में, मैं तेरी हंसी नहीं उड़ाना चाहता। भूले अपनी यानी कि मेरे जीवन की जो भूले हैं वो, या प्रवंचना यानी कि धोखा, यानी कि मेरे जीवन में जो धोखे खाए हैं वो, और को औरों को दिखलाओ में, मैंने अपने जीवन में जो भूले की है, अपने जीवन में जो धोखे खाए हैं, उनको मैं औरों को क्यों दिखलाऊं। ये विडंबना है, यानी कि दुर्भाग्य है कि सरलते, कि हे प्रिय तेरी हंसी उड़ाऊं मैं तेरी हंसी क्यों उड़ाऊं। मैंने जीवन में जो भूले की है, जो मैंने लोगों से धोखा खाया है, जो लोगों से मैं ठगा गया हूं, उन कमजोरियों को मैं औरों के सामने कैसे दिखलाऊं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। अब आगे कवि अपनी प्रिया को याद करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रिय उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, यानी कि प्रिय को याद करते हुए कह रहे हैं वहां पर कि उज्जवल यानी कि सुखपूर्वक या बिल्कुल स्वच्छ, गाथा यानी कि कहानी कैसे गाऊं, कि मेरे जीवन का जो सुखपूर्ण समय था उसकी कहानी में कैसे गाऊं इनके सामने, मधुर चांदनी रातों की। और जो मैंने प्रिया के साथ में जो मधुर चांदनी रातें गुजारी है, उन सुखपूर्ण समय को, उस सुखपूर्ण समय को मैं इन लोगों के सामने कैसे बता दूं। वो तो मेरी निजी बातें हैं, उनको मैं इनके सामने कैसे प्रकट कर दूं।
अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, और खिलखिलाकर जो मेरी प्रिया मुझसे हंसकर मुस्कुराकर मेरे से बातें करती थी, उन अपनी निजी बातों को, पर्सनल बातों को मैं इन लोगों के सामने कैसे कर दूं। मिला वहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जा गया, सॉरी, मिला कहा वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जा गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। आलिंगन मतलब गले लगाना, मुस्कुराकर यानी कि मुस्कुराकर। फिर आगे कवि कहते हैं कि मिला कहा वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जा गया, यानी कि वो सुख मुझे मिला कहां, यानी कि वो प्रिया मुझे मिली नहीं, जिसका स्वप्न में देख रहा था, जिसे मैं प्रेम करता था, वो मुझसे बातें करती थी, मेरे साथ रहती थी, लेकिन अंत में वो सुख, वो प्रिया का जो सुख था या मेरा जीवन का जो सुख था, वो मुझे नहीं मिला। आलिंगन में आते आते, यानी कि मुझे लग रहा था कि मेरे पास आने वाला है या प्रिया मेरी होने वाली है, लेकिन उसी समय वो जैसे कि मुस्कुराकर भाग गया, यानी कि वो सुख मुझसे दूर चला गया, मेरा नहीं हुआ। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। तो ये अरुण कपोलों का मतलब है लाल कपोल या गाल, लाल गालों, मतवाली यानी कि मस्त, अनुरागिनी उषा यानी कि प्रेम भरी भोर, प्रेम भरी भोर या प्रेम भरी उषा भी कह सकते हो, मधुमाया यानी कि मधुर या मोहकता। अब इसके लिए कवि कहते हैं कि जिसके अरुण कपोलों की, यानी कि वो अपनी प्रिया को याद करते हुए करें कि वो उसके जो कपोल यानी कि उसके जो गाल थे वो बहुत ही सुंदर थे, कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, कि जिसके अरुण यानी कि लाल गालों की मस्त सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी, जो अनुराग यानी कि प्रेम से भरी हुई जो उषा है, वो भी क्या लेती थी, निज अपने लिए, निज यानी अपने लिए, सुहाग मधुमाया में, उदार एक तरह से, मधुमाया यानी कि मधुरता, मोहकता, कि उषा यानी अनुरागिनी प्रेम से भरी हुई जो उषा है, सुबह का समय देखा होगा आपने, उषा काल लाल लाल होता है, कि वो उषा का समय है ना, उषा अनुरागिनी प्रेम से भरी हुई जो उषा है, वो भी मेरी प्रिया से एक तरह से, अपनी मेरी प्रिया से, वो जो सुंदरता है उसकी, जो सुंदरता है उसकी गालों की इतनी लालिमा थी कि जो प्रेम से भरी हुई जो उषा है वो भी उनसे उधार लेती थी, एक तरह से लालिमा उसके गालों से उधार लेती थी, तब जाके वो लालिमा बहुत अच्छी होती है। कि वो भी उसे फीकी बताया उन्होंने कि मेरी प्रिया के गाल इतने अच्छे थे, लाल थे, कि वो अनुरागिनी प्रेम से भरी हुई जो सुबह सुबह उषा होती है, लाल समय होता है, वो भी, वो अनुरागिनी उषा भी मेरी प्रिया से उधार लेती थी, एक तरह से सुंदरता क्या उधार लेती थी, मधुरता, मधुरता या मोहकता उससे उधार लेती थी, यानी कि उससे मांगती थी, निज सुहाग मधुमाया में, यानी कि निज के लिए उधार लेती थी, उससे मोहकता या मधुरता। तो वो जो आगे देखिए, आगे क्या करते हैं वो, इसका तो ये कि प्रेममय उषा भी उसकी, यानी कि अपनी प्रेममय उषा भी अपने सुगंधित मधुर लालिमा उसे उधार लिया करती थी, प्रेममय उषा भी उसकी मधुर जो लालिमा है उसे उधार लिया करती। आगे देखो, आगे है कि उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पति की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। यहाँ स्मृति पाथे यानी कि स्मृति रूपी संबल या सहारा, और आगे है इसमें पंथा, पंथा यानी होता है रास्ता या राह, और नीचे शिवन, शिवन यानी सिलाई, और लास्ट में है इसमें कंथा, कंथा का अर्थ होता है अंतर्मन या गुदड़ी भी करते हैं, कंथा यानी कि अंतर्मन या गुदड़ी, शायद ये सेकंड ग्रेड में आ चुका था ये प्रश्न पहले, कंथा का अर्थ क्या है, गुदड़ी या अंतर्मन। इसका अर्थ देखिए कि उसकी स्मृति पाथे बनी है, कि उस प्रिया की जो यादें हैं वही मेरे जीवन के लिए एक तरह से संबल बनी हुई है, सहारा बनी हुई है, मेरे जीवन का सहारा, मैं उन्हीं के सहारे, उन्हीं यादों के सहारे अपने जीवन को जी रहा हूँ, पाथे बनी हुई है यानी कि सहारा बनी हुई है। थके पति की पंथा की, मैं एक तरह से पथिक हूँ इस जीवन में, जीवन यानी कि संसार का मैं क्या हूँ, एक तरह से पथिक हूँ, और उसकी पंथा यानी कि रास्ते की, इस संसार रूपी रास्ते पर जो मैं चल रहा हूँ, इस राह पर मैं जो चल रहा हूँ, उसकी पाथे यानी कि संबल क्या बनी हुई है, मेरी प्रिया की स्मृतियां उसका सहारा बनी हुई है, और उन्हीं के सहारे में इस जीवन रूपी रास्ते पर चलता जा रहा हूं। जीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, क्या तुम, इनके वो लेखक उनसे कह रहा है कि मेरे लिए तो उसकी स्मृतियां ही मेरा जीवन का आधार बनी हुई है, और आप लोग उसको मेरे अंतर मन में जो गुदड़ी कहते हैं, गुदड़ी एक तरह से कपड़ा होता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि आप मेरे अंतर मन में जो मेरी कथा है
उसको तू उसकी जीवन को उधेड़ कर देखना चाहते हो, यानी कि तुम उसको अंदर तक उधेड़ना चाहते हो। मैं तो उनके सहारे ही जीवन जी रहा हूँ, उसकी स्मृतियों के सहारे ही जीवन जी रहा हूँ, लेकिन तुम उस मधुर यादों को, यहाँ कहा गया है कि मधुर यादों की जो गुदड़ी है, यानी कि वो जो गुदड़ी है ना, कंथा, कंथा है ना, कंथा यानी कि अंतर्मन, कि मेरी प्रिया की मधुर यादों की जो गुदड़ी है को उधेड़ उधेड़ कर, उसको उधेड़ उधेड़ कर उनके भीतर झांकना चाहते हो, यानी कि उस गुदड़ी को, यादों की जो गुदड़ी है ना अंदर मेरी प्रिया की, उसको तुम लोग उधेड़ उधेड़ कर उसके अंदर तक झांकना चाहते हो। अर्थात तुम मेरी वेदनामय स्मृतियों को जगाकर देखना चाहते हो कि उसके अंदर क्या छिपा हुआ है। मेरी वेदनामय जो स्मृतियां हैं, जो यादें हैं, उनको तुम उगाड़ कर देखना चाहते हो कि उनके अंदर क्या हुआ है। मैं अपनी आत्मकथा क्यों लिखूं, आप लोग तो वहां तक उसको देखना चाहते हो। आगे कहते हैं, छोटे जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। कि मेरा एक छोटा सा जीवन है, उसकी कैसी बड़ी कथाएं मैं आज कहूं। बड़ी कथाएं है नहीं, उसमें कुछ बड़ा महान कार्य किया है नहीं मैंने, तो उसकी बड़ी बड़ी कहानियां, कथाएं कैसे लिख दूं मैं आज। क्या यह अच्छा नहीं, कि क्या यह अच्छा नहीं होगा कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, कि औरों की आत्मकथाएं सुनकर मैं चुप ही रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, कि तुम लोग सुनकर मेरा क्या भला करोगे। मेरी भोली आत्मकथा यानी कि कह सकते हो कि अपने जीवन की कहानी स्वयं कहना, कि मेरी जो जीवन की कहानी आत्मकथा, स्वयं की जीवन की कहानी कहना, कि मेरी भोली भोली यानी कि प्यारी सी जो आत्मकथा है, उसको सुनकर तुम कौन सा भला होगा, तुम्हारा कौन सा भला होगा, तुम मेरा भी क्या भला करोगे। अभी समय भी नहीं है, सोए थे कि ये मेरी मौन व्यथा, मौन व्यथा यानी कि शांत परेशानी, कि अभी समय भी नहीं आया है आत्मकथा लिखने का, और जो मेरी परेशानियां हैं, मेरी वेदनाएं हैं, वो अभी सोई हुई है। आप लोग उसे आत्मकथा का रूप देकर जगाओ मत, उसको, उन परेशानियों को, उन वेदनाओं को मेरे अंदर शांत की शांत ही रहने दो। तो इस प्रकार उन्होंने ये आत्मकथा लिखी है, कि मैं इस प्रकार जो आत्मकथा यानी कि जो आत्मकथा लिखने का उन्होंने उनसे प्रार्थना की थी, भाई आप अपनी आत्मकथा लिखो, तो उसके तर्क वितर्क से क्या निकली, उनकी कविता आत्मकथा कविता निकली। यानी कि अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन के सत्य और अपने जीवन के अभाव, अपने जीवन के यथार्थ को यहाँ पाठकों के सामने उद्घाटित किया है। और इसी के माध्यम से उन्होंने अपने प्रिया का भी प्रसंग छेड़ा है बीच में, कि प्रिया के संग मैंने जो सुखपूर्ण जीवन जिया है, उन स्मृतियों को, उन अपनी निजी बातों को मैं तुम्हारे सामने किसे प्रकट कर सकता हूँ। तुम लोग उसको सुनकर क्या करोगे, तुम्हारा क्या भला होगा, उसे मेरा भी कोई भला नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि इस संसार में मधुप की तरह यानी कि भोरे की तरह कई लोग आए, भोरा चंचल होता है ना, वैसे कोई भी चंचल होते हैं, कोई किसकी लिख रहा है, कोई किसके बारे में लिख रहा है, और मुरझाकर कई पत्तियां गिरी, यानी कई लोगों ने लिखा और कई लोगों की आत्मकथा लिख चुके हैं, और उनको ही पढ़कर मैं चुप रहूं तो अच्छा है। मेरी आत्मकथा कहने का भी समय भी नहीं आया है। तो ये अपने जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा पूरी हुई।